हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग। और बताओ कैसे हालचाल आपके? बढ़िया। अपन कुछ साइंस के प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी को आज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और भाई साहब आप, ताकि हमें भी लगे हाँ भाई साहब बंदे जो हैं वो देख रहे हैं वीडियो का। चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत तो शेयर करना ही चाहिए वीडियो को, और लाइक तो ज़रूर करो। और टाइम मिले आपको 2 सेकंड का तो कमेंट भी ज़रूर करना है कैसा लगा ये वीडियो आपको। चलो देखते हैं आप आज के अपने क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और मोटिवेशन आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आज का अपना पहला प्रश्न क्या है? आज का अपना पहला प्रश्न ये है, देखो साथियों, प्याज में खाने योग्य भाग क्या है? प्याज में खाने योग्य भाग क्या हैं? आपको मैं दूंगा 10 सेकंड का टाइम और आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। दे दो फटाफट से इसका उत्तर। प्याज में जो अपन प्याज खाते हैं ना, उसका खाने योग्य भाग कौन सा? अपन प्याज में क्या खाते हैं? पुष्प खाते हैं कि तना खाते हैं कि जड़ खाते हैं कि मांसल पर्ण खाते हैं या पर्ण खाते हैं? चलो आपका टाइम कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला है। चलो देखो, पहले प्रश्न क्या हो जाएगा? प्याज में खाने योग्य भाग क्या होता है? मांसल पर्ण होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि प्याज में खाद्य पदार्थ जो होता है सेल्यूलोज के रूप में रहता है, ठीक है, संचित रहता है। प्याज में जो खाने योग्य भाग है ना, वो अपन सेल्यूलोज के रूप में उसमें पदार्थ में संचित रहता है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो पौधे होते हैं ना, उनकी जो भित्ति कोशिका भित्ति बनी होती है ना, वो किसकी बनी होती है? वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई साहब? सेलुलोज की बनी होती हैं कोशिका भित्ति पौधों में, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलो आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पादप का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरा पादप देखा होगा आप सबने, उसका जो है वो कार्य नहीं है, वो ये कार्य नहीं करता, आपको ये बताना है। चलो मैं बता देता हूँ। आहार का निर्माण करता है हरा पादप, सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। आहार का निर्माण, भोजन का निर्माण पत्तियों की सहायता से ही होते हैं, ठीक है। हरे पत्ते होते हैं ना, उसी की सहायता से पौधों में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पत्ते निभाते हैं, ठीक है। गैसों का विनिमय भी वहीं से होता है। जल का वाष्पन, जल का वाष्पोत्सर्जन कौन करता है? पत्तियाँ करती है। और ये दे रखा अंतिम, देखो, खाद्य यानी खाद्य और जल का क्षालन, ये भाई साहब पत्तियों का काम नहीं है। ये पत्तियों ने किसको काम दे रखा है? इस काम को कौन करेगा? जाइलम और फ्लोएम। कौन करेगा? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जल का संचालन करता है। और खाद्य पदार्थों का संचालन कौन करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखी है, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है। समझ में आया? पत्तियाँ क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं और उससे क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है, गैसों का विनिमय हो गया। कुछ पत्तियाँ भोजन संग्रहण का कार्य भी करती हैं, कुछ पत्तियाँ होती है भोजन का संग्रहण भी कार्य करती है, ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है भाई, देखो इसका उत्तर क्या होगा। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? निर्दिष्ट का मतलब होता है बना होता है, ठीक है। निर्दिष्ट का मतलब क्या होता है? बना होता है। आपने उत्तर दे दिया कि मैं बताऊं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब पुष्प का केवल अंडा से फल में विकसित हो,
तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक फल हो जाएगा। एक देखो फल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक और एक होता है आभासी फल, ठीक है ना। तो आभासी फल तो क्या होता है, पौधे के जो अंडाशय है उसको छोड़कर किसी अन्य भाग से जो फल का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या होगा, आभासी फल। जैसे सेब एक आभासी फल है, ठीक है भाई। और अगर पौधे के जो अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है तो वो कैसा होगा, वास्तविक फल होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक तने या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं। एक तने पर पत्तियां लगी रहती हैं, उसकी उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये बताना है भाई। इसका उत्तर दे दो फटाफट। चलो टाइम सब हो चुका है। क्या है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की, जो तने पर पत्तियां लगी होती हैं, वो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। क्या कहा जाता है, फाइलोटैक्सी कहा जाता है उस व्यवस्था को, ठीक है भाई। मैं आपको और चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये पत्तियां लगी हुई है, ये पत्तियां लगी हुई हैं यहाँ पे हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। और इसमें देखो, ये देखो सब जितने भी धातु हैं उनकी कमी से पौधे में क्या क्या पत्तियों में कलर में परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, लोहा है, तांबा है, या ऊपर क्या होगा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम है यहाँ ऊपर, ठीक है। इनकी कमी से पौधों की पत्तियों में ये परिवर्तन आता है, ठीक है। पौधों की पत्तियों के रंग कैसे डिसाइड होता है, ये चीज़ है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, घट पानीपातों में निम्नलिखित भागों में कौन सा घट के रूप में घट में रूपांतरित होता है, ये बताना है भाई लोगों आपको। बताओ इसका उत्तर। घट पानीपादप देखा है, नहीं देखा तो मैं अभी दिखा देता हूँ। घट पानीपादप आपको मैं बता दूंगा, उसमें पौधे का कौन सा भाग है जो घट के रूप में रूपांतरित होता है, बताओ आप। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका, देखो पहले चित्र देख लो। ये है भाई साहब घट पानी का पुष्प, ठीक है। जैसे ही कोई कीट इसके अंदर जाता है, ये ऊपर से ये ढक है, ये ढक बंद हो जाता और कीट यहीं पे मर जाता। और ये पुष्प जो है, इससे ये पौधा है ना, इसी मतलब मरे हुए कीटों को ही खाता है, ठीक है। ये कैसे खाता है ये आपको बाद में कभी बताएंगे, ठीक है। ये घट पानी का चित्र देख लिया आपने। अब आप आ जाओ अपने प्रश्न पर। अपना प्रश्न क्या था, घट पानी पादप में निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट के रूप में रूपांतरित होता है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, एक प्रकार का पत्ता है, सॉरी ये क्या है, एक प्रकार का पत्ता ही तो है ये, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, पत्ता है। तो आपको यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, पत्ता। क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। यानी कि घट पानी पादप में जो घट के रूप में रूपांतरित क्या होता है, पत्ता होता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखी है, कीटहारी जंतुओं की भांति कुछ पौधे भी कीटहारी होते हैं, उन्हें मांसाहारी पादप कहा जाता है। यानी कि घट पानी का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, मांसाहारी होता है। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। पादप ऊपर चढ़ते हैं, पादप किससे ऊपर चढ़ते हैं, हम तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं, और पादप किससे चढ़ते हैं ये बताना आपको। चलो आपको टाइमर भी लगा देता हूँ 10 सेकेंड का। पादप ऊपर किससे चढ़ते हैं। और भाई मेरे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और कुछ समझ में आ रहा हो ना थोड़ा बहुत भी, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चलो, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, है करते आप हो नहीं, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। चलो देखो, पादप ऊपर किससे चढ़ते हैं, पादप जो है वो ऊपर किससे चढ़ते हैं, परतानों से चढ़ते हैं, ठीक है। आपने जैसे अमर बेल देखी होगी, अमर बेल, वो क्या करती है, उसमें बेल के पास छोटे छोटे ऐसे धागे नहीं होते, वो आगे आगे बनते जाते हैं और वो बेल जो है कहीं पे भी ऊपर चढ़ जाती, ठीक है। उसी प्रकार उन्हीं को बोलते हैं परतान, ठीक है। उन्हीं की सहायता से क्या होते हैं, वो है ऊपर चढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। मतलब एक तरफ दिया हुआ पौधे का भाग दिया हुआ है, एक उसमें मतलब खाने योग्य भाग कौन सा, ये बता रहा है ये।
आपको बताना है इसमें से सही मेल कौन सा नहीं खाता, मतलब इनसे मिलता जुलता नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। चलो भाई, अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? परकंद खाया जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? परकंद खाया जाता है। प्याज का मांसल पर्ण खाया जाता है। ये आज अपने पहला ही प्रश्न यही था कि प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है? मांसल पर्ण। और नारियल में क्या होता है? भ्रूणपोष। नारियल में अपन जो खाते हैं वो क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष। और आलू में भाई साहब खाने योग्य भाग मूल ही नहीं होता। ये आपको उत्तर हो जाएगा। आलू में जो खाने योग्य भाग वो मूल ही नहीं होता। क्या होता है? भूमिगत तना होता है। क्या होता है? आलू में जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है? भूमिगत तना। ध्यान रखियो इस बात को भाई। चलो आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट से इसका उत्तर दो। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाइयों? बताओ जल्दी से। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। चलो आगे, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो लिख रखे हैं। एनाटॉमी किसे कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। इसमें ये लिख रखा है, ठीक है। इसमें आप इसका ध्यान रखना है। कहाँ गया रे ये? देखो, एक तो इसका आप जो याद करके जाते हो वो परीक्षा में नहीं आता। आप ऐसे इजी याद करते हो जो मतलब बार बार कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं, वो परीक्षा में नहीं पूछता। वो उसको पता है कि भाई ये तो बंदे को आता होगा। वो ऐसी चीज़ पूछता है जो आपने कभी देखी ही नहीं हो, हैं? ठीक है ना। वो ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें पूछता है। जैसे ये देखो, ट्रोफोलॉजी क्या होता है? पोषण विज्ञान। अब ये तो इजी है। प्रोटोजोआलॉजी, ये तो प्रोटोजोआ का अध्ययन, ये तो कोई भी बता देगा। तो ये थोड़ी पूछेगा है। इस बात का आप ध्यान रखो। चलो आगे, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? भाई बताओ फटाफट। अपने जीवन में महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैसी प्रकार पौधे के जीवन में भी महत्वपूर्ण अंग होता है, हैं? ठीक है, पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बताओ इसको फटाफट है। चलो, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बता दो इसका उत्तर फटाफट, फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे। और इसमें आपको अगले वीडियो में मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी विटामिन की पूरी A to Z, कुछ पीछे नहीं बचेगा। ठीक है, अपन पहले क्या करेंगे? विटामिन का टॉपिक कर लेंगे, फिर उसके बाद उसके 50 MCQ प्रश्न लगा देंगे, जिससे विटामिन से ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आया। चलो, जीवन चक्र में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प होता है। चलो आगे, चलो आगे 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 क्या है? देखो, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में सही हैं। उभयलिंगी किसे बोलते हैं? जैसे आपको पता है, उभयचर किसे बोलते हैं? मेंढक को बोलते हैं, मगरमच्छ को बोलते हैं। ये सब उभयचर है, क्योंकि वो पानी पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। ये उभयचर हो गए। लेकिन यहाँ उभयलिंगी पूछा है, हैं? उभयलिंगी मतलब उभयलिंगी, तो उभयलिंगी जिसमें मतलब दो लिंग पाए जाते हो, जैसे पुंकेसर और अंड, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों। तो किसमें पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी, दोनों पाए जाएंगे, वही तो होगा उभयलिंगी, हैं? चलो आगे भाई साहब। अब देखो क्या बोल रहा है, फूल गोभी का उपयोगी भाग कौन सा? फूल गोभी लाते हो घर पे, उसका कौन सा भाग बनाते हो, कौन सा भाग खाते हो? इसके बारे में आपको जानकारी होगी। आप खाते हो पर आपको जानकारी नहीं है कि आप फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हो। परीक्षा में आएगा तब सोचोगे यार खाते तो हैं, पर यार पता नहीं कौन सा खाते हैं। कई तो बोलेंगे पत्ता, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। चलो मैं ही बता देता हूँ उसका। फूल गोभी का आप कौन सा भाग खाते हो? ये क्या है? ये क्या है? फूल गोभी का पुष्प है ये फूल गोभी, या फूल है। फूल से मतलब क्या? पुष्प है। तो पुष्प क्या है? ये समूह है पुष्पों का एक बहुत सारा, तो इसी को तो खाते हो तुम। तो ये क्या हो जाएगा? पुष्प समूह। ताज़ा मतलब मतलब ऐसे नहीं कि आप 10 दिन पुरानी गोभी फूल गोभी खाओगे,
पुरानी गोभी क्या होती है, एक दिन में पैक होती है और दूसरे दिन बाज़ार में आ जाती है, ठीक है, उसी को खाते हैं लोग। ऐसे नहीं कि 10 दिन पहले वाली फूल गोभी कोई नहीं खाएगा है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ताज़ा पुष्प समूह। इसका नाम ही फूल है तो भाई साहब ताज़ा फूलों को भी खाओगे आप हैं। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है आपको, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा। अब इसमें काफ़ी भाइयों को तो दिख रहा होगा साइकस, दिख रहा होगा भाई साहब उनको साइकस, क्या दिख रहा होगा, साइकस, जबकि इसका उत्तर साइकस नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वोल्फिया। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है, वोल्फिया है। आगे देखो, इसमें कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि दुनिया का सबसे छोटा जो पुष्प है, फूलों वाला पौधा है, वो कौन सा था, वोल्फिया होता है, ग्लोबोस। दुनिया भर में ये पौधा अब खतरे में है, क्योंकि हर जगह मानवीय हस्तक्षेप, मानव कहाँ सीधा रहने वाला, कहीं ना कहीं तो टांग अड़ाएगा, हस्तक्षेप बढ़ गया है। इस पौधे का व्यास दे रखा है 0.1 से 0.2 मिलीमीटर। पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पौधा पानी के मौजूद विषैले तत्वों को ख़त्म करता है और उससे जो है स्वच्छ बनाता है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा वाला देख लिया, अब सबसे बड़ा वाला भी देख लो। ये मान वो एक खड़ी है, देखो पुष्प की बराबरी कर रही है। इसका नाम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा, और ये इससे बराबरी करने चली है। देखो अब मैंने टाइमर नहीं लगाया ना, आप उत्तर कैसे दोगे, अब दो आप उत्तर इसका है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, मैंने आपको विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये बताना है आपको, सॉरी। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रिप्लेसिया है। कौन सा है, रिप्लेसिया। ये जो महारानी खड़ी है ना, वो रिप्लेसिया के पास में खड़ी है, ठीक है। अब आप ही अंदाज़ा लगा लो ये कितना बड़ा है, कम से कम इसकी हाइट कितनी, नहीं तो 6.5 फीट तो होगी, और उससे भी ये 4-5 फीट ऊपर है, तो मान लो कितना ऊपर हो जाएगा ये फूल। ये यहाँ पे हाइट बराबर करने के लिए इसने यहाँ पे कुछ रखा है। चलो आगे, परागण क्या है, परागण है ये बताना भाई साहब आपको। अरे यार ये बार बार इसकी प्रॉब्लम हो रही है मेरे। चलो बताओ परागण क्या है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अब मैंने टाइमर टाइम पे लगा दिया है, आप उत्तर भी इसका टाइम से दे दो। हाँ भाई साहब, परागण का क्या होगा, देखो परागण क्या होता है, पुष्प होता है। देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये पुष्प है, ठीक है। यहाँ पे ये तो है स्त्री केसर, मतलब ये जो भाग है ये क्या है, स्त्री केसर नहीं। यहाँ पे देखो ये लिख रखा है स्त्री केसर या अंडक। वर्तिका होती हैं, वर्तिकाग्र और अंडासी, ये 3 भाग हैं। और ये जो हैं ये किस में होते हैं, पुंकेसर, ठीक है। मतलब ये तो इसका फीमेल पार्ट हो गया, ये तो स्त्री केसर तो, और ये हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या बनेंगे, परागण बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। क्या बनेंगे, परागकण, ठीक है, परागकण बनेंगे। और इस परागकणों को जाना होगा यहाँ पे वर्तिका तक। ऐसे थे नहीं भाई साहब, यहाँ से चलने शुरू हुए टपक टपक टपक, ऐसे तो जाएंगे नहीं ये। तो क्या करेंगे, ये तो हवा की सहायता से उड़ के जाएंगे, या फिर इनके ऊपर कोई कीट आके बैठेगा, उससे यहाँ पे जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि इसी ही पौधे पे जाए, इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाए, या किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर भी जा सकते हैं। इनको फुल अनुमति है, इनके ऊपर कोई पुलिस की पाबंदी नहीं है कि भाई तुम यहाँ से नहीं जाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये यहाँ से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक भी पहुँच सकते हैं। और किससे पहुँचेंगे, या तो पक्षी, कीट पक्षी, कोई तो ले जाएगा इसको, हवा ले जाएगी बेचारी, किसी न किसी की सहायता लेंगे ये, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परागण, मतलब किसकी सहायता से वो इधर उधर जा रहे हैं, इसको तो बोल गया रास्ता परागण हो गया। और ये परागण होता क्या है, यानी कि परागकणों का वर्तिका तक पहुंचना, यही तो होता है परागण, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो परागकोश मैंने आपको भी बताया, मेल पार्ट, सिस्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, इसका हिंदी लिख देता हूँ मैं, वर्तिकाग्र तक
का संचार। पराग का मतलब है परागण, परागण सॉरी परागण, परागण का, अरे यार क्या हो रहा है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना या उनका संसार। ठीक है, सब एक ही बात है, यही क्या होता है, परागण होता है। चलो आगे, हवा के परागकण को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया किसी न किसी की सहायता से जाएगा बेचारा, है बैठा थोड़ी रहेगा। हवा द्वारा परागकण को क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ आप, इंटेलिजेंट हो के बता नहीं रहे उत्तर, ना वीडियो को शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, कुछ तो कर लिया करो मेरे भाई, हैं ना सही शेयर ना लाइक ना सही डिसलाइक ही कर लो। चलो देखो इसको क्या होगा, हवा द्वारा परागण क्या कहलाता है? एनिमोफिली कहलाएगा, और क्या कहलाएगा बेचारा, है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की क्रिया। अब बताओ पक्षी द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? बता दो फटाफट, मैं नहीं बताने वाला इसका उत्तर, आप ही बताओ, बताओ बताओ फटाफट बताओ, काय मुँह लटका रहे हैं। चलो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। क्या हो जाएगा? ऑर्निथोफिली। जहाँ पे भी पक्षियों का अध्ययन बोले ऑर्निथोफिली नहीं है, सॉरी, पक्षियों द्वारा परागण बोले तो ऑर्निथोफिली, और पक्षियों का अध्ययन बोले तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अध्ययन बोले तो पीछे लॉजी लगा देना, कुछ नहीं, वैसे अपन जी तो किसी किसी के आगे लगाते हैं जो महानुभव है, लो और लगा देना। चलो आगे, आभासी फल का उदाहरण, ये मैंने पहले आपको बता दिया है, इसका टाइमर क्या लगाऊंगा, ये तो मैंने पहले से ही बता दिया आपको, है ना। चलो सेब है, आभासी फल इसमें क्या है, सेब। अब समझिए मेरी बात, आभासी फल सेब मतलब सेब किससे, सेब पौधे का जो भाग अंडाशय है उससे सेब का निर्माण नहीं होता, यानी कि अंडाशय के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से सेब का निर्माण होता है, इसीलिए सेब क्या एक आभासी फल है। ठीक है, समझे मेरी बात। और अंडाशय से जो भी फल अंडाशय से बन रहा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक फल हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। और अपन जो टमाटर खाते हैं ना, लाल लाल टमाटर होते हैं ना, कि ला भाई मुझे दे 10 रुपये किलो वाले नहीं, 20 25 30 रुपये किलो वाले हैं, वो भी क्या होते हैं, फल होते हैं। टमाटर अपना सब्जी में डालते हैं, लेकिन टमाटर वास्तव में क्या है, फल है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का कौन सा भाग खाते हो आप? चलो मैं टाइमर लगा देता हूँ, चलो हो गया टाइमर आपका। चलो बताओ लीची का खाने योग्य भाग कौन सा? आपको याद होगा तो शायद ये 10th क्लास में था। लीची का खाने योग्य भाग, जब मैंने बोर्ड दिया था तो मेरे पूछा था उसने भाई ने, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है, मांसल एरिल। चलो बढ़ो आगे, इसको क्या देखेंगे। हाँ, पुष्पी पादपों के बीज किस में निर्मित होते हैं भाई साहब? अरे यार क्या पूछ लिया, पता नहीं है, एग्जाम में देखेंगे तो कोई कुछ टिपेगा, कोई कुछ टिपेगा। पुष्पी पादपों के बीज किस में निर्मित होते हैं? बताओ 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 फटाफट बताओ। अरे टाइमर नहीं लगाया ना, लो चलो ये टाइमर आपका। पुष्पी पादपों के बीज किस में निर्मित होते हैं भाई, बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, बीज पत्र से। बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज जो किस में निर्मित होते हैं? बीज पत्र होता है ना, उसमें निर्मित होते हैं पुष्पी पादपों के बीज। सीक्रेट है, किसी को बताना मत। चलो आगे, किसी वनस्पति उद्यान में निम्न में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? बताना है कि जो कोई वनस्पति उद्यान है, मान लो कोई भी है, केवलादेव वगैरह 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 जो भी है, अपने को याद क्या करना है, याद रख के अपने को करना भी क्या है। निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता? बताओ भाई, जहाँ प्रकाश सीधा नहीं पहुँचता, जहाँ ना पहुँचे रवि, ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि हैं, उल्टा अपन है बात, मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। चलो आगे देखो, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता?
फूल निकलने की प्रक्रिया, फूल निकलेंगे जब पौधे का पोषण होगा, पौधे को पोषण प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा, तभी तो फूल खिलेंगे हैं। अपन भी तभी तो बड़े होते हैं जब अपने को पोषण मिलेगा। ये बात तो सही है। और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश के बिना मतलब कि सनलाइट के बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। तो ये तो सूर्य से हो रहा सारा काम, प्रकाश संश्लेषण तो सूर्य से होगा। वाष्पोत्सर्जन मतलब जितनी तेज़ गर्मी होगी वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो उतनी क्या होगी, तेज़ होगी। ठीक है, तो मतलब सूर्य के प्रकाश के ऊपर ये भी भाई साहब जो है वाष्पोत्सर्जन भी निर्भर करता है। निषेचन, अब निषेचन कहाँ से आएगा? जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी निषेचन ज़्यादा होगा, कि जैसे गर्मी कम पड़ेगी निषेचन कम होगा। मतलब इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो आज आपके इतने प्रश्न थे जो हो गया कंप्लीट हैं। क्या लिखा? एंड द स्लाइड सो स्वाइप फॉरवर्ड टू एग्जिट। चलो आज अपने जो प्रश्न थे वो तो हो गए समाप्त। क्या करोगे अब हैं? आधे घंटे का वीडियो होने जा रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और प्रश्न समझ में आते तो भाई यार लाइक कर लिया करो कभी कभी है, कभी कभी हमारा भी सोच लिया करो, अपना ही इतना भला मत करो। कभी कभी हमारा भी सोच लिया करो आप। चलो मैं आपको अगली वीडियो विटामिन से संबंधित जो भी विटामिन है ABCD जो भी हैं उनके बारे में बताऊंगा। और उसके बारे में अपन महत्वपूर्ण एकदम डीपली जाके अध्ययन करेंगे। अगर विटामिन का कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको एकदम से ईजी से कर पाओ, फोड़ पाओ, तोड़ पाओ, जो भी आप प्रश्न के साथ करना चाहो वो कर पाओ है। ठीक है ना भाई? तो चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जब तक आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार हैं, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।